वीरांगना रानी दुर्गावती जी के 496वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र जी गामड़ साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वे रानी दुर्गावती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज के कार्यक्रम की भूमिका रखने के लिए मैं श्री संजय जी भाबर को आमंत्रित करता हूं। संजय जी भाबर हमारे जनजाति विकास मंच झाबुआ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और थांदला नर्सिंग कॉलेज के संचालक भी हैं। सभी को राम राम। आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे देश की आज़ादी किन हालातों में हमें मिली है, हम सभी भली भांति जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का संघर्ष किया है और उन संघर्षों के बाद यह आज़ादी हमें मिली है। और आज़ादी के बाद जब संविधान बनाए गए तब संविधान में हमारे जनजाति समाज को किन प्रकार के प्रावधान दिए गए हम सभी जानते हैं। और उन प्रावधानों के माध्यम से ही हमारे जनजाति विकास किस प्रकार से हो सकते हैं, हमारे जनजाति क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो सकता है, हमारे जनजाति समाज का विकास किस प्रकार से हो सकता है, ऐसे तमाम संवैधानिक प्रावधान हम सभी को उस समय दिए गए। चूँकि यह प्रावधान उस समय दिए गए तो आज ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं सुरक्षित हैं, कहीं न कहीं हम उन प्रावधानों के माध्यम से देश के विकास के साथ साथ हमारे समाज का विकास भी हम कहीं न कहीं कर रहे हैं। यदि ये प्रावधान नहीं होते तो आज हो सकता हमारी स्थिति कुछ और होती। ये सारे विचार जब संविधान बनाए गए तब उस समय के चिंता करने वाले हमारे शीर्ष नेताओं ने तभी ध्यान में कर लिया था कि हमारे जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे जनजातीय अस्मिता को बचाने के लिए किन प्रकार के प्रावधान संवैधानिक होने चाहिए। और केवल जनजाति समाज के लिए ही नहीं तो जनजातीय क्षेत्रों के को भी सुरक्षित रखने की दृष्टि से इस प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए। चूँकि जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन होते हैं और उसका दोहन देश के विकास के लिए किया भी जाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है तो वह है जनजातीय क्षेत्रों को। और जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले उन हमारे जनजाति समाज को झेलनी पड़ती है। इसीलिए कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान भी हमको दिए गए और कई बार माननीय न्यायालय ने भी हम सभी के जनजातीय अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐसे निर्णय दिए हैं जो कि हम सभी को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जनजातीय अस्मिता पर बाहरी तत्वों का कुछ विशेष षड्यंत्र जब चलने लगा या फिर ऐसे बाहरी तत्व हमारे जनजातीय समाज की अस्मिता में छेड़खानी करने लगे, चूँकि हमारे जनजाति समाज में रीति रिवाज, परंपराओं को, संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम, उन्हें आगे बढ़ाने का काम हमारे गांव के ग्राम केंद्र में तड़वी का अधिकतर होता है। और तड़वी के माध्यम से परंपरागत संस्कृति, रीति रिवाज, इन सारी बातों को आगे ले जाने का काम समाज में होता है। और ऐसी बातों को सुरक्षित करने के लिए भी जब चिंता की गई तो ध्यान में आया कि पेशा कानून जैसी चीज़ें हमारे पंचायत में
एक पंचायत विस्तार अधिनियम के माध्यम से हमारे गांव की परंपरागत रूढ़ी, संस्कृति, रीति रिवाज को संरक्षण देने का काम करा है। भूरिया कमेटी द्वारा यह पंचायत विस्तार अधिनियम जो हमारे जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाना सुनिश्चित किया है, कहीं न कहीं उन प्रावधानों के माध्यम से हमारा जनजातीय विकास हुआ है और जनजातीय समाज में अनेक प्रकार के बातें हमको आज भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं ठीक प्रकार से वे परंपरा में बनी रहे, ठीक प्रकार से उनमें जागरूकता आ सके और ऐसे जो संवैधानिक प्रावधान हमको दिए गए हैं उन्हें जनजाति समाज के बीच में ले जा करके अधिक से अधिक जागरूक हम कर सकें। इन्हीं सभी मंशा को लेकर के जनजातीय विकास मंच ने पिछले 5 सालों से जनजाति समाज की अस्मिता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम किया है। साथियों, भारत के पाठ्यक्रम में हमें हमारे जनजाति महापुरुषों का संघर्षमय जीवन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इनका संघर्ष बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहा है। चाहे हमारे टंट्या मामा भील हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, रानी दुर्गावती हो, राणा पूंजा भील हो, चाहे हमारे सिद्धो कान्हो हो, ये ऐसे तमाम प्रकार के महापुरुष हैं और भी ऐसे जननायक हुए हैं, लेकिन हमको पाठ्यक्रम में इनके बारे में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि हमारा जनजाति समाज पूरे गौरवशाली इतिहास के साथ, अपने गौरव के साथ फिर से खड़ा हो और तमाम ऐसे महापुरुषों के बारे में जाने, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे जनजाति समाज को आगे ले जाने का काम कर सके, हमारे जनजाति रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं को सुरक्षित करने का काम कर सके, हमारे जनजाति अधिकारों को ठीक प्रकार से नीचे तक उन्हें जागरण के लिए जा सके और जागरूक करने के साथ साथ हमें कई प्रकार की दिक्कतें भी होती है, कई प्रकार के संघर्ष भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए हम सभी को संघर्ष करने के साथ साथ, जागरूक करने के साथ साथ संगठित भी होना पड़ेगा। इसलिए हम सभी इन महापुरुषों के जीवन से वे प्रेरणा प्राप्त करें कि जिससे हमारा समाज एक सूत्र में संगठित होकर के और हमारी जनजातीय समाज की अस्मिता, अस्तित्व को किस प्रकार से हम बनाए रखें, ऐसे हम सभी युवाओं को भी प्रयास करने चाहिए और समाज के अन्य लोगों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। इसी कड़ी में आज हम सभी हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री लक्ष्मण राज जी मरकाम साहब। आप हम सभी को रानी दुर्गावती जी के जयंती के अवसर पर उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में हम सभी को बता करके हम सभी का उत्साहवर्धन भी करेंगे और कहीं न कहीं हमें उस प्रेरणा पुंज को दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है और आज हमारी भी यह फर्ज बनता है कि हम ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे समाज में होने वाले तमाम प्रकार के ऐसे बाहरी तत्वों के द्वारा, चाहे संवैधानिक अधिकारों के अभाव में, चाहे भ्रामक जानकारियों के कारण हमारा समाज आज कहीं न कहीं बिखरता है और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम हमारे जनजाति समाज की अस्मिता, अस्तित्व को बनाए रखें और वे केवल हो सकता है तो हमारे महापुरुषों के उस प्रेरणादायी जीवन से ही हो सकता है। हमारे बीच माननीय लक्ष्मण राज जी मरकाम साहब उपस्थित हैं, साथ ही हमारे बीच में श्री रमेश चंद्र जी गामड़ साहब भी उपस्थित हैं। आज हम सभी रानी दुर्गावती जी के उस प्रेरणादायी जीवन को हम सुनेंगे।
आप सभी को धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गामड़ साहब का परिचय करता हूं कि आप धार जिले की सरदारपुर तहसील के निवासी हैं एवं वर्तमान में इंदौर निवासरत हैं। आप अतिरिक्त सचिव मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन में सेवानिवृत्त हैं एवं वर्तमान में पूंजा महाराणा पूंजा भी सांख संस्था के संरक्षक भी हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मण राज मरकाम जी हैं, जो मूलतः जबलपुर निवासी हैं। आप IAS अधिकारी हैं। आप वर्तमान में भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। आपका परिचय देना अर्थात सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आप जनजाति के विभिन्न विषयों पर अध्ययन चिंतन विचारक तथा लेखक भी हैं। इसके साथ ही पूरे भारत में जनजातियों के उत्थान एवं विकास के लिए कार्यरत हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र गामड़ जी को आमंत्रित करता हूं। आप हमें आशीष वचन दें। साथियों, इस वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, आप संजय बाबर जी व राधेश्याम जी जामले, इस कार्यक्रम के आयोजक जनजाति विकास मंच के द्वारा आयोजित रानी दुर्गावती के जन्म उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वेबिनार के माध्यम से समस्त जनजातियों तक रानी दुर्गावती का इतिहास अवगत कराएंगे। इससे हम समाज के क्रांतिकारियों के वीर शहीदों का समय समय पर संगोष्ठी वेबिनार के माध्यम से हमारे समाज के बलिदान को इस वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। यह सार्थक होगा। अब मैं बहन कुमारी चेतना जामले को आमंत्रित करता हूं, जो रानी दुर्गावती जी के ऊपर स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार, मैं चेतना जामले माँ दुर्गावती के जीवन के ऊपर मेरे द्वारा कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, जिन्हें मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। गोंडवाने की रानी थी, वह तो दुर्गावती भवानी थी। राजा कीर्ति वर्मन की पुत्री, वह तो साहसी राजकुमारी थी। चंदेलों के घर की रौनक, महोबा की वह शान थी। तीर बंदूक खिलौने जिसके वह तो साहस की अनुपम धारा थी। घुड़सवारी तलवारबाजी की ज्ञाता, युद्ध कलाओं में महारत हासिल थी। सिंहवाहिनी भवानी जैसी वह तो रानी दुर्गा थी। तेज साहस शौर्य सुंदरता दुर्गावती के व्यक्तित्व की निशानी थी। तेज साहस शौर्य सुंदरता दुर्गावती के व्यक्तित्व की निशानी थी। दलपत शाह से ब्याह रचाया, बनी गोंडवाने की महारानी थी। दलपत शाह से ब्याह रचाया, बनी गोंडवाने की महारानी थी। वीर नारायण पुत्र थे जिनके उनकी अदम्य कहानी थी। वीर नारायण पुत्र थे जिनके उनकी अदम्य कहानी थी। मांग सिंदूर छूटा रानी का जब नारायण की बाल्यावस्था थी। मांग सिंदूर छूटा रानी का जब नारायण की बाल्यावस्था थी। जलता ये दीप कैसे बुझ गया, दलपत शाह की मृत्यु से रानी का जीवन सूना पड़ गया। तब संरक्षक वह बनी पुत्र की गोंडवाना का राज्य संभाला था। तब संरक्षक वह बनी पुत्र की गोंडवाना का राज्य संभाला था। दया की मूर्ति रानी ने प्रजा को भी पुत्र सा पाला था। दया की मूर्ति रानी ने प्रजा को भी पुत्र सा पाला था। मठ बावड़ी कुएं बनाए जनसेवा की उसने ठानी थी। मठ बावड़ी कुएं बनाए जनसेवा की उसने ठानी थी। गोंडवाने की रानी थी, माँ दुर्गावती भवानी थी। बाज बहादुर को धूल चटाई
गढ़ मंडला पर आँच न आई। बाज बहादुर को धूल चटाई, गढ़ मंडला पर आँच न आई। अकबर की उम्मीदों को कई बार तोड़ा था, अकबर की उम्मीदों को कई बार तोड़ा था। दुर्गावती का परचम अब लहराया था। अंतिम युद्ध की वो घड़ी आई, रानी आसफ खां के सम्मुख आई, पुरुष वेश में की लड़ाई। अंतिम युद्ध की वो घड़ी आई, रानी आसफ खां के सम्मुख आई, पुरुष वेश में की लड़ाई। मुगलों की सेना से खेली रक्त रंजित उसने होली थी, मुगलों की सेना से खेली रक्त रंजित उसने होली थी। सिंह वाहिनी भवानी जैसी वह तो रानी दुर्गा थी, गोंडवाने की रानी थी, माँ दुर्गावती भवानी थी। भुजा आंख गर्दन को छन्नी कर गए वो तीर थे, भुजा आंख गर्दन को छन्नी कर गए वो तीर थे। फिर भी लहू में देश प्रेम की धारा बहती दिखती थी, फिर भी लहू में देश प्रेम की धारा बहती दिखती थी। कहा मुगलों से मरने का कलंक ना झेल पाऊंगी, कहा मुगलों से मरने का कलंक ना झेल पाऊंगी, चाहे आत्मदाह कर जाऊंगी। मुगलों से मरने का कलंक ना झेल पाऊंगी, चाहे आत्मदाह कर जाऊंगी। अंत समय पर प्राण जानकर, अंत समय पर प्राण जानकर आधार सिंह को पुकार लगाई थी, अंत समय पर प्राण जानकर आधार सिंह को पुकार लगाई थी। आधार तुम तलवार उठाओ मेरे प्राण यहीं निकालो, आधार तुम तलवार उठाओ मेरे प्राण यहीं निकालो। घुटने टेक आधार ये बोले, ये पाप ना मैं कर पाऊंगा। हे ईश, रानी पर ये कैसी विपदा आई थी। कटार उठाई मारी सीने में, कटार उठाई मारी सीने में, आत्म बलिदान से भी ना घबराई थी। कटार उठाई मारी सीने में, आत्म बलिदान से भी ना घबराई थी। सिंह वाहिनी भवानी जैसी वह तो रानी दुर्गा थी, वह तो रानी दुर्गा थी। वीर गति को प्राप्त हुई वो, वीर गति को प्राप्त हुई वो, देश प्रेम की कसम जिसने खाई थी। मेरे गोंडवाने की रानी थी, माँ दुर्गावती भवानी थी। सिंह वाहिनी भवानी जैसी वह तो रानी दुर्गा थी, वह तो रानी दुर्गा थी, वह तो रानी दुर्गा थी। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय लक्ष्मण राज जी मरकाम से निवेदन करता हूँ कि महारानी दुर्गावती जी के 496वें जन्म दिवस पर वे प्रकाश डालें। आप सभी का जनजाति विकास मंच और विश्व संवाद केंद्र इंदौर के माध्यम से रानी दुर्गावती के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं लक्ष्मण राज सिंह मरकाम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं जनजाति विकास मंच और विश्व संवाद केंद्र महाकौशल का कि राजमाता रानी दुर्गावती के जीवन चरित्र दर्शन के ऊपर मुझे बोलने हेतु योग्य समझा। मित्रों, जैसा कि पूर्व में संजय भाबर जी ने इस कार्यक्रम की भूमिका रखी है, उसी संदर्भ में आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं कि आज का जो परिदृश्य है उसमें राजमाता रानी दुर्गावती के जो जीवन चरित्र है, उनका जो योगदान है, उनका जो बलिदान है, उसकी आज कितनी प्रासंगिकता बढ़ गई है, उस बात को मैं आज आपके सामने रखूंगा। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के विरुद्ध अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना आत्मोत्सर्ग किया, अपने हथियार नहीं डाले। और उस बलिदान की आज 500 वर्षों के, लगभग 500 वर्षों के बाद भी पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज उस बलिदान को याद रखता है। लेकिन 5 अक्टूबर 1524 जो कि उनका जन्म माना जाता है, वैसे तो ये दुर्गा अष्टमी के दिन राजमाता का जन्म माना जाता है। और कलिंजर का जो किला है, जो एक अजेय किला रहा है, इस कलिंजर के किले का वही महत्व है जो चित्तौड़ के किले का महत्व है। इस कलिंजर के किले का वही महत्व है जो गोंडवाना समुदाय में मंडला के किले का महत्व है। तो उसी तरह जो महोबा का जो राज्य था, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो चंदेल राजवंश था, उसके लिए इस चित्तौड़गढ़ के किले का महत्व है। और इसी चित्तौड़गढ़ के राजा श्री कीरत सिंह, जिन्हें शालीवाहन की उपाधि दी गई थी, उनके घर पर दुर्गा अष्टमी के दिन माँ भगवती की स्वरूप एक प्रतिमूर्ति रानी माँ राजमाता दुर्गावती का जन्म हुआ। और अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया। तो मित्रों, जैसा बोलते हैं कि जैसा नाम वैसे गुण,
तो माता दुर्गावती का एक तरह से बोल सकते हैं कि नाम अनुसार उनके अंदर माँ साक्षात माँ भगवती जैसे ही गुण थे। वो शस्त्रों शास्त्रों सभी उनमें पारंगत थी। आज जो उनके जन्म दिवस के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसको मैं 2 भाग में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहला भाग तो उनके जो चरित्र है, उनका जो राष्ट्रबोध था, उनका जो धर्म बोध था, और उस राष्ट्रबोध और धर्म बोध के लिए आज हमारे अंदर जो एक इतिहास बोध होना चाहिए, उसका उस इतिहास बोध का क्या महत्व है, पहली बात हम ये रखेंगे। और दूसरा जो मैं बात रखना चाहूँगा वो ये कि जो प्रासंगिकता है, जिस तरह का एक विमर्श चलाया जा रहा है, राजमाता रानी दुर्गावती का नाम लेने वाले समाज एक अलग तरह के विमर्श में राजमाता रानी दुर्गावती को लेकर जा रहे हैं, और उस विमर्श का क्या दुष्परिणाम हमारे समाज के ऊपर, हमारी अखंडता के ऊपर और हमारी जो एक सद्भाव है उसके ऊपर क्या दुष्परिणाम पड़ेगा, उस बात पर भी हम थोड़ा सा इस विषय को भी छुएंगे। तो सबसे पहले राजमाता रानी दुर्गावती की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि भारत के जब भी इतिहास की बात की जाएगी, चाहे वो प्राचीन काल में महाभारत काल का इतिहास हो, चाहे रामायण काल का इतिहास रहा हो, चाहे पूरा कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लें, महिलाओं ने समाज का नेतृत्व करने का तो प्रयास किया है, परंतु अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने स्वधर्म के राष्ट्र रक्षा के साथ अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक राजमाता का, रानी का स्वयं हथियार उठाना और युद्ध में उस युद्ध का पूरा नेतृत्व करने का जो उदाहरण है, वो भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। और इस तरह का जो उदाहरण है वो मैं समझता हूं कि भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक में उदाहरण है। ये उदाहरण मैं समझता हूं कि आज भी उतना प्रासंगिक है। आज कुछ वर्षों बाद हम राजमाता रानी दुर्गावती के जन्म के 500 वर्ष पूरे करने वाले हैं, परंतु आज भी हम उनके जीवन का जो हम कह सकते हैं कि उनके जीवन से जो हम कुछ सीखने को मिलता है, उस बात पे सारा देश एक मत से कह सकता है कि रानी दुर्गावती राजमाता ने महिलाओं की अस्मिता के लिए, धर्म की अस्मिता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सबसे पहले उनके जन्म के ऊपर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन समय की परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। जो चंदेल वंश का जो राज्य था वो आज के वर्तमान बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र के आसपास का राज्य माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का एक हिस्सा है। इस राज्य के पश्चिम में हम बोलें तो चित्तौड़गढ़ का राज्य है, और इस राज्य के अगर दक्षिण में बोलें और पूर्व में बोलें तो पूरी तरह पे गोंडवाना वंश का एक राज्य था, जिसे कि उस वक्त के महाराज संग्राम शाही उस राज्य के उस पर राज्य कर रहे थे। और तत्कालीन जितने भी राज्य थे उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य था। अगर तत्कालीन राज्यों की बात करें, दिल्ली सल्तनत के बाद, दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य के बाद, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य था। इस राज्य में कुल 52 गढ़ थे। मतलब उस वक्त जो राज्यों की कल्पना की गई थी, तो गोंडवाना का जो राजवंश था, उस राजवंश में महाराजा संग्राम शाही के नेतृत्व में उनके आधिपत्य में कुल 52 गढ़ थे। और इनका अगर हम राज्य विस्तार देखें वर्तमान के भारत के संदर्भ में, तो इनका जो राज्य विस्तार है वो उत्तर में पन्ना से लेके दक्षिण में चंद्रपुर तक, और पूर्व में राजगढ़ से लेकर पश्चिम में मकड़ाई तक फैला हुआ था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा राज्य था। तो अवश्यंभावी है कि इन राज्यों के आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे होंगे, क्योंकि चंदेल राजवंश और गोंडवाना राजवंश के बीच में किसी भी युद्ध की कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो ये बात तय होती है कि चंदेल राजवंश के और महाराजा संग्राम शाही, जो कि एक नागवंशी क्षत्रिय थे, इनके आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। अब परंतु इतिहासकार जो हैं वो तो वाकया नवीसों, अबुल फजल और इनके आधार पर लिखते रहे हैं, जो कि एक यूं कहें कि एक नपुंसक अकबर को महान बताने के लिए उन्होंने जो पूरी कहानियां गढ़ी, वो सारी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, उनमें कोई साक्ष्य नहीं है। मैं आपको थोड़ी बातों में रखूंगा। और जब एक तरफ अब राजमाता का चरित्र रखते हैं और एक तरफ मुगल अकबर का चरित्र रखते हैं, तो अकबर राजमाता के जीवन चरित्र के सामने बहुत बौना नजर आता है। हम इस बातों को रखेंगे। दूसरा जो मैं बात रखता हूं कि राजमाता का जो पूरा प्रशासनिक काल रहा है
वो एक बहुत समृद्ध काल रहा है। और उस समृद्ध काल के बारे में हम जब भी चर्चा करते हैं तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि कितना समृद्ध काल रहा है। और उसके उलट जो मुगल काल रहा है वो एक तरह से आक्रांताओं का एक प्रशासन रहा है, जिसमें कि जो भारत का एक राष्ट्र धर्म है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का एक पूरा प्रयास किया गया। तो सबसे पहले तो उनके जन्म की बात करें कि 5 अक्टूबर ईस्वी की अगर बात करें तो 5 अक्टूबर 1524 में अष्टमी के दिन, जो हमारी शारदेय अष्टमी के दिन उनका जन्म होता है। और राजा कीरत सिंह जिन्हें शालीवाहन की उपाधि प्राप्त थी, उनके घर में चित्तौड़गढ़ मतलब कलिंजर के महल में, जो कि चित्तौड़गढ़ के समानांतर है, कलिंजर के अजय महल में उनका जन्म होता है भगवान नीलकंठ की कृपा से। और शुरुआत से ही उन्हें उनके पिता के द्वारा, चूंकि वो अपने पिता की और चंदेल वंश के कलिंजर के महाराजाओं की आखिरी संतान थी जिन्होंने वहां पे शासन किया, तो उनके लिए शस्त्र और शास्त्रों की, घुड़सवारी की, गजसें की, तलवारबाजी की, तीरंदाजी की और जितनी भी युद्ध की कलाएं होती हैं, जितनी भी 64 कलाएं जिनमें युद्ध में पारंगत होना होता है, उन सभी कलाओं में उनको पारंगत किया गया था। इसी के समानांतर में उनका जो महाराजा संग्राम शाही का जो राज्य था, वहां पर भी एक युवराज से थे जिनका नाम युवराज दलपत शाह था। वो भी एक बहुत प्रतापी राजा थे और उनको जो ये गोंडवाना का जो गढ़ा कटंगा राज्य था, इसके उत्तर के राज्य का दायित्व था। और वो राज्य जो है चंदेल महाराजा कीरत सिंह के राज्य से सीमाओं में दोनों का संपर्क होता था। तो जैसा कि पूर्व में होता था, शस्त्र और शास्त्रों की पूरी एक तरह से प्रशिक्षण के बाद आखेट के लिए और अपने राज्य के सभी लोगों के सुख दुख की जानकारी के लिए जो बाल्यकाल में जो राजमाता थी, अपने एक छोटी जो उनकी टुकड़ी थी उसके साथ जो आखेट था या जो वन था उसमें आती रहती थी। और ऐसी एक कहानी है कि एक बार एक नरभक्षी शेर जो है उसने उनके राज्य में कई जनहानि की और उस नरभक्षी शेर के शिकार में राजमाता अपने राज्य की सीमा लांघते हुए गोंडवाना राजवंश के राज्य में भी प्रवेश कर जाती हैं। परंतु उस नरभक्षी शेर का जो सूचना थी वो वहां के युवराज राजा दलपत शाह को भी मिल जाती है और दलपत शाह भी उसी समय उस नरभक्षी शेर का शिकार करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उसके शिकार में दोनों का एक तरह से औपचारिक मिलना होता है और वो बहुत प्रभावी होती हैं राजा दलपत शाह के युद्ध कौशल से और उनकी घुड़सवारी से और उनकी तीरंदाजी से। अब ये जो परिचय है ये धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है और जैसे जैसे एक तरह से राजमाता बड़ी होती हैं तो उन्हें जो राष्ट्र बोध होता है, उस वक्त जिस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं के, मुगल आक्रांताओं के हमले हो रहे थे और जिस तरह से संधियां की जा रही थी, एक तरह से जो स्वार्थी राज्य थे वो अपने ही देश के राजाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के और जीतने के लिए जिस तरह विदेशी आक्रांताओं को शरण दे रहे थे, उन सभी बातों का राष्ट्रबोध राजमाता को उनकी जो शिक्षा दीक्षा हो रही थी उसके आधार पर मिल रहा था। इसके विरुद्ध उन्हें उनका जो दक्षिण राज्य था, जो कि एक बहुत समृद्धशाली था और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस राज्य की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में भी उन्हें सूचना मिलती रहती थी। तो जब कहते हैं कि राजमाता जो है, मनियागढ़ की जो माता हैं, वो उनकी आराध्या थी, वो उनको आराध्य मानती थी और उनकी पूजा के लिए वहां आती रहती थी। और जब ये बात चलती है कि राजमाता के मतलब रानी दुर्गावती के बाल्यकाल में उनके विवाह का सुअवसर आ गया है, तो एक जैसा कि सभी क्षत्रिय कुल में होता है, एक तरह से स्वयंवर की रचना की गई और उस स्वयंवर में सभी लोगों को बुलाया गया। और उसमें स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़े राज्य के राजा दलपति शाह मतलब संग्राम शाह के पुत्र कुंवर दलपत शाह वो भी वहां पर गए और उन्होंने अपनी जो भी युद्ध कौशल जो था उसे सिद्ध किया। और चूंकि राजमाता रानी दुर्गावती का स्वयं उनके प्रति एक प्रेमा भाव था, इसलिए उन्होंने उनके साथ विवाह करने की इच्छा रखी। परंतु जैसा होता है तत्कालीन समय में वो दक्षिण के नागवंशी राजा थे, एक तरह से सांस्कृतिक भेद भी था उत्तर और दक्षिण का, जो भाषाई भेद भी था और नागवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के बीच में मैत्री संबंध ना हो, इसके लिए कुछ विरोधी लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि एक शक्तिशाली गढ़ा राज्य जो है उसके चंदेल राजवंश के साथ संबंध हो जाएं
और ये जो चंदेल राजवंश और गढ़ा राजवंश है एक मैत्री संबंध में बंध जाएं। तो उन्होंने कुछ विरोध भी किया, परंतु जो उनके पिता थे उन्हें इसका एक राष्ट्रबोध था और उस राष्ट्रबोध के नाते ही उन्होंने इसकी मान्यता दी। और एक तरह से गंधर्व विवाह जिसकी धर्म में स्वीकार्योक्ति भी थी और स्वयंवर की प्रथा तो चलती ही थी, उनका स्वयंवर युवराज दलपत शाह के साथ होता है। और उस विवाह के बाद वो जो आज पन्ना के नजदीक जो राजनगर का किला है वहां पर वो आते हैं और वहां पे उनका धर्मोचित जो भी विवाह परंपरा है वो पूरी की जाती है। उस विवाह परंपरा में उनके स्वयं पिता ने भी एक उनको उपहार स्वरूप बहुत सारी चीजें जैसा कि उस वक्त पे दिया जाता था वो दी। ये लिखित बात है। लेकिन उस वक्त के जो इतिहासकार हैं इस विवाह को बाद के जो मुगल कालीन चश्मे से देखते हैं और इस विवाह को एक हेय दृष्टि से उन्होंने लिखने का प्रयास किया, जो कि मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रूप से गलत है। जो अबुल फजल का जो चश्मा है वो चश्मा एक तरह से एक तुर्की चश्मा है जो कि भारत के उस वक्त पे जो धर्म व्यवस्था है उसके बारे में पूरी तरह परिचित नहीं था और उसने कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह को नीचे दृष्टि के दिखाने के तौर से इसे एक अलग तरह की प्रकार से हेय दृष्टि के प्रकार से और नागवंशी क्षत्रिय जो है हमारा गोंड राजवंश है उसको एक नीचा दिखाने का प्रयास किया ताकि लोगों के बीच में राजमाता का जो एक चरित्र है, जो उनका एक जो विस्तृत स्वरूप है वो कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा सके। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि रानी दुर्गावती आती हैं, वहां पे उनका विवाह होता है और रानी दुर्गावती के जो गुण थे, उनके जो शस्त्र और शास्त्रों के उनकी जो विधाएं थी उसके बारे में धीरे धीरे पूरे गोंडवाना राजवंश में उनका जो वैभव है वो पहुंचता है और वो सभी जगह प्रवास करती हैं, राज व्यवस्था देखती हैं। और जब उनका इतना एक तरह से बोल सकते हैं कि इतना जो शस्त्र और शास्त्रों में उनकी इतनी अच्छी विधा होने के कारण प्रशासन में भी उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ थी, तो जब पूरे राज्य में उनकी इस प्रशासनिक कुशलता के बारे में बात चलती है तो राज्य के कई जो उनके 52गढ़ के जो राजा थे वो सभी आके राजा संग्राम शाह से अनुरोध करते हैं कि राजमाता रानी दुर्गावती को केवल एक रानी ना रहने दिया जाए, उन्हें कोई प्रशासनिक दायित्व भी दिया जाए। तो इसी आधार पर राजमाता रानी दुर्गावती को राजमहिषी की उपाधि दी जाती है, जो एक तरह से सदृश उपाधि है जिसका अर्थ हम बोल सकते हैं एक अन्नपूर्णा की तरह, जिसका एक अर्थ है। राजमहिषी का मतलब है राज का पोषण करने वाली माता, जो पूरे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगी, उसके जन कल्याण को देखने वाली व्यवस्था है। तो राजमहिषी की उपाधि दी जाती है और राजा संग्राम शाह के साथ वो राजमहिषी की उपाधि देखती हैं और युद्ध कौशल में भी उनके साथ जो भी युद्ध होते हैं राजमहिषी की दृष्टि के नाते कुंवर दलपत शाह के साथ वो युद्ध करती हैं। इसके बाद की बात यूं होती है कि जब राजमाता गर्भवती होती हैं पहली बार, तो उसी वक्त पर उनके जो उनका गृह किला है कलिंजर, उस पर शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है और ऐसी किंवदंतियां हैं कि उस आक्रमण में चंदेल राजवंश की और गोंड राजवंश की दोनों की सेनाओं ने सम्मिलित युद्ध किया और उस युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। परंतु इतिहासकार भी इस युद्ध को बहुत प्रमुखता से नहीं लिखते, क्योंकि उनका जो एक दृष्टिकोण है, एक तरह से आक्रांताओं का जो महिमा मंडन करने का दृष्टिकोण है, वो उस बात को नहीं लिखते हैं। लेकिन ये बात तय है कि लगभग 1541 के आसपास जो कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी का जो हमला होता है और उसमें उनके साथ जो युद्ध होता है और उस युद्ध में शेरशाह सूरी पराजित होता है। तो ये चंदेल राजवंश और गोंड राजवंश दोनों की सेनाओं का सम्मिलित युद्ध था जिसमें दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। परंतु इस युद्ध में रानी दुर्गावती स्वयं शामिल नहीं हो पाती चूंकि वो गर्भवती होती हैं। फिर इस युद्ध के कुछ दिनों बाद उन्हें पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम वीर नारायण रखा जाता है। मैं नाम जरूर बोलना चाहूंगा, वीर नारायण, नारायण के नाम पर उनका नाम रखा जाता है, वीर नारायण नाम रखा जाता है और वो राजकुंवर के रूप में उनकी राज्य तिलक होता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि रानी दुर्गावती के भाग्य में एक तरह से एक बहुत विपत्ति आने वाली थी और 1-2 वर्ष के भीतर ही यूं समझिए कि स्वयं उनके ससुर
जो थे महाराजा संग्राम शाह, उनका भी मृत्यु हो जाती है और 2-3 वर्ष के अंदर ही उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये इस बात में इतिहासकारों का मत है कि जब कुंवर वीर नारायण जो है वो या तो 5 वर्ष के या 8 वर्ष के थे, तब राजा दलपत शाह की मृत्यु होती है। राजा दलपत शाह ने कुछ 8 वर्ष तक शासन किया। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद 8 या 5 वर्ष की हम बात कर सकते हैं। इस वर्ष, इन 8 वर्षों में राजा दलपत शाह के, उसमें भी रानी दुर्गावती पूरे प्रशासन को अपने तरफ से देखती हैं। जब राजा दलपत शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो बाकी जो राज्य थे, जो गोंडवाना राज्य से जुड़े हुए थे, जिसमें कि विदेशी आक्रांताओं का भी कुछ राज मालवा शासन में हो गया था, उन्हें लगा कि अब इस राज्य पे एक विधवा शासन कर रही है और इस विधवा को कमजोर मानते हुए उन्होंने उस पर आक्रमण करने की सोची। तो रानी दुर्गावती ने सोचा कि अगर मैं केवल राजमाता रहूंगी तो शायद इस तरह से नेतृत्व तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन्हें स्वयं जो कुंवर वीर नारायण थे उनको गद्दी पर बैठाल कर उनकी संरक्षिका का दायित्व संभाला और राज्य की सारी प्रशासनिक, शासनिक और जितनी लड़ाई वाली व्यवस्थाएं थी उनको अपने हाथों में ले लिया। राजा बाज बहादुर आप सभी जानते हैं कि मालवा का सूबेदार था और ये वही मुगल अफगान थे जो कि दिल्ली सल्तनत टूटने के बाद अपने स्वतंत्र हो गए थे और यदा कदा यहाँ वहाँ हमले करते रहते थे। तो उसने जब गढ़ा कटंगा पे हमला किया तो उसे बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और अपने पूरे शासनकाल में उसे रानी दुर्गावती ने लगभग 18 बार हराया। एक बार तो उसके चाचा जो थे उनको भी उन्होंने, रानी दुर्गावती ने युद्ध में उसकी हत्या कर दी और कहते हैं बाज बहादुर की भी एक आंख जो है रानी दुर्गावती के तीर से घायल हो चुकी थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसी और राज्य ने, मतलब विदेशी आक्रांताओं के अलावा किसी भी हिंदू राज्य ने, उस वक्त के जो तत्कालीन राज्य थे, किसी ने भी रानी दुर्गावती के राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं किया। चाहे उत्तर में बघेलों का राज हो, चाहे पश्चिम से या पूरब से कहीं के भी राज्य हो, उनके सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एक विशेष व्यवस्था जो महाराजा संग्राम शाह ने की थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी सेनाओं में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। उनके पास 52 गढ़ों में नागवंशी गोंड राजाओं की तीरंदाज और शक्तिशाली सेनाएं तो थी ही, जो कि एक गोरिल्ला युद्ध में बहुत पारंगत थी। उसके साथ उनके पास गजवाहिनी सेना भी थी जिसकी संख्या बोल सकते हैं कि लगभग 8000 के आसपास थी। उस गजवाहिनी सेना के साथ उनके पास घुड़सवार सेना थी, उनके पास तीरंदाज सेना थी, उनके पास पैदल सैनिक थे और अगर बात करी जाए तो गज सेना के साथ उनके पास लगभग 40,000 की घुड़सवार सेना थी और ऐसी बहुत बहुत बड़ी सेना थी उनके पास, जो सेना को हम बोल सकते हैं कि उस समय के इतने बड़े राज्य शासन को संभालने की एक बहुत बड़ी सेना उनके पास रही होगी। तो उस सेना का जो लालन पालन है वो राजकोष से होता था। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राजमाता ने की थी और जो भी लोग सेना में शासन, जो सेना के पास थे, उस सेना को राजकोष से देने वाले, पैसे देने वाले राज्य, ये बहुत कह सकते हैं कि दूसरा राज्य था। बाकी राज्यों में केवल युद्ध के समय पर सेनाओं को रखा जाता था, लेकिन गोंडवाना राजवंश में राजकोष से सेनाओं के लालन पालन की व्यवस्था की गई थी। तो ये एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं तो जो रानी दुर्गावती के समय में उन्होंने बड़े बड़े तालाबों को बनवाने में अपना धन जो लगाया और रानी दुर्गावती ने उस समय के तत्कालीन जो और राज्य थे, जो कि केवल महलों में और राजवंशों में, अपने रजवाड़ों में अपने ऐश्वर्य के लिए जनता का जो धन है उसे एक तरह से व्यर्थ खर्च कर रहे थे बड़े बड़े रजवाड़ों में और उसमें। लेकिन जो राजमाता रानी दुर्गावती हैं, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उन्होंने अपने स्वयं के ऐश्वर्य के ऊपर, वैभव के ऊपर धन व्यर्थ ना करने के बजाय जल प्रबंधन की व्यवस्था पे बहुत बड़ा अपना धन व्यय किया और लगभग कहा जाता है कि 28,000 तालाबों का उनके जीवन काल में, उनके प्रशासनिक काल में निर्माण हुआ, जो पूरे गोंडवाना क्षेत्र में आप देख सकते हैं। और उन्होंने केवल लोगों के लिए तालाबों का निर्माण नहीं कराया, उन्होंने वनों के अंदर भी तालाबों का निर्माण कराया, जो कि उनकी दूरदर्शिता को बताता है, एक जो पर्यावरण के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। उन्होंने बड़े बड़े बगीचों का भी निर्माण कराया। जो शहर उन्होंने जो उस वक्त पे जो भी बसाए,
उन शहरों के आसपास बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने राजकीय वनों का रोपण कराया और एक पूरी व्यवस्था की। इस व्यवस्था में शिक्षा जो है वो मुफ्त थी और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने मिथिला से बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा देने वाले समुदायों को यहाँ पे हमारे राज्य में लाकर बसाया। और इसी बात का प्रमाण है कि जो दरभंगा के जो जिन्होंने स्थापना की वो पहले कहीं ना कहीं गोंडवाना राजवंश में उसमें उनके मातहत थे। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताई जाती है। तो ये एक उनके जीवन की जो एक पूरी व्यवस्था है उसको हम देख सकते हैं कि रानी दुर्गावती ने जो एक पूरा जीवन है वो प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह से पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाया। और उस पूरे शासनकाल में जो प्रजा है वो बहुत ही यूं कह सकते हैं कि सुखी थी। यहाँ तक कि लेख लिखे जाते हैं कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में स्वेच्छा कर था। अब आप देखें ये एक प्रशासनिक एक व्यवस्था है। स्वेच्छा कर का तात्पर्य ये होता है कि लोग अपनी स्वेच्छा से कर देते थे, मतलब कराधान के लिए कोई उनके दरवाजे पर नहीं जाता था। लोग कर देने के लिए स्वयं जो राजकोष में कर देने के लिए अपना कर देने आते थे और उस व्यवस्था में लोगों ने सोने के सिक्कों के रूप में अपना कर दिया है। ये बात आगे जाकर भी सिद्ध हुई है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में, राजा संग्राम शाह के शासनकाल में सोने के सिक्के चला करते थे। और ये बात भी तय है कि इनके पास स्वयं का एक सोने का बहुत अकूत भंडार था। तो दूसरे राजाओं की तरह, दूसरे शासनकाल की तरह रानी दुर्गावती ने भी जो जन कल्याण की जो व्यवस्थाएं रही हैं उस पर बहुत एक तरह से व्यवस्थित रूप से कार्य किया। सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़े कार्य किए। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया। आज भी वो रानी दुर्गावती के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर आप सभी जाकर देख सकते हैं। विशेष तौर पर जबलपुर में जो 52 तालाब हैं, हर एक प्रत्येक तालाब के बाजू में शिव मंदिर का निर्माण रानी दुर्गावती ने कराया है। आज भी जाकर आप उन शिव मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। कुछ मुख्य तालाबों की बात करें तो चाहे वो आधार ताल हो, माढ़ो ताल हो, रानी ताल हो, देव ताल हो, मढ़ा ताल हो, शाही ताल हो, ऐसे में सैकड़ों तालाबों की आपको नाम बता सकता हूं जिन तालाबों के साथ साथ उन्होंने मंदिरों का भी निर्माण कराया। और सबसे बड़ी एक जो चीज है कि शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से सभी समाज के सभी तबकों को शिक्षा व्यवस्था दी गई। इस बात के प्रमाण स्पष्ट मिलते हैं कि उस वक्त पर सभी को समान शिक्षा की व्यवस्था रानी दुर्गावती ने कराई है। और उन सांस्कृतिक केंद्रों की व्यवस्था जो की है वो आज भी चली जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आज जबलपुर का जो हनुमान ताल है उसके पास एक खेरमाई के आसपास रानी दुर्गावती ने एक विद्यालय का निर्माण कराया था उस वक्त, जिस पर कि संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान आकर वहां पे संस्कृत का शिक्षा देते थे और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मुफ्त मिलती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो रानी दुर्गावती के चरित्र के ऊपर कही जा सकती हैं। लेकिन जो मुख्य बात यह है वो ये है कि उस वक्त पर जब मुगल आक्रांताओं ने लगभग 1561 के आसपास जब अकबर जो है, जो हालांकि वो सत्तारूढ़ तो हो गया था, लेकिन 14 वर्ष की उम्र में वो सत्तारूढ़ हो गया था, लेकिन उसका जो सेनापति था जिसे वो आप खान बाबा या कह सकते हैं, जो कि उस 14 वर्ष की उम्र में उसको राजा का शासन दिला दिया गया था, लेकिन अकबर प्रत्यक्ष रूप से कोई शासन नहीं कर रहा था। और 1561 के आसपास अजमेर का जो चिश्ती है उसकी सलाह पर उसने जो हिंदू राजा हैं उनके साथ एक तरह से वैवाहिक संबंध बनाकर बिना युद्ध के जो शासन को कब्जा करने की जो संधि चलाई, उस संधि में सबसे पहले जो भारमल कछवाह थे, जो जिन्होंने अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह कर दिया और एक तरह से समर्पण कर दिया, उस बात से राजमाता बहुत आक्रोशित थी और उन्हें एक बहुत आक्रोश था, क्योंकि राजमाता एक तरह से कहीं सभी उस वक्त तत्कालीन हिंदू राजाओं का एक समूह बना रही थी और जिसका उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम आक्रांता हैं, मुगल आक्रांता हैं, उन सभी के साथ युद्ध करके उन सभी को खदेड़कर बाहर भगाया जाए। तो लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिस तरह से एक क्षत्रिय होते हुए भी जो भारमल कछवाह हैं वो अपनी कन्या को अकबर, एक नपुंसक अकबर के साथ ब्याह देते हैं, जिसे कि बड़े इतिहासकार अकबर द ग्रेट कहते हैं। लेकिन ये एक तरह से हथियार डालने वाली जो परंपरा है वो रानी दुर्गावती को बिल्कुल नहीं भाती है।
उसके बाद अकबर का जो दूसरा हमला है वो ग्वालियर का होता है, वहां पर भी लगभग युद्ध होता है। और जो तीसरी लड़ाई है उसकी मालवा के बाज बहादुर के ऊपर होती है। तो इन 3 लड़ाइयों से पहले उसकी कोई बड़े, एक तरह से कहें उसने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया था। पानीपत के युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के बाद कोई बड़ा युद्ध अकबर ने नहीं किया था जो उसने स्वयं जिस युद्ध को अकबर ने स्वयं लड़ा हो। अकबर एक तरह से गद्दी पर बैठने वाला एक कायर राजा था जो कि दूसरों के माध्यम से राज करता था। तो यही बात होती है कि जो मालवा का बाज बहादुर है वो जब हार कर अकबर की शरण में जाता है तो जो आसफ खां है जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, जो कि जिसे अब एलची कहते हैं, उसे जब ये बात बाज बहादुर के सामने जब ये बात रखी जाती है तो बाज बहादुर कहीं अपनी हार का, जो 18 बार रानी दुर्गावती से हार का बदला लेने की अकबर के सामने कहानी गढ़ता है। वो कहानी ये कहता है कि रानी विधवा है, उसके पास अकूत संपत्ति है और वो एक काफिर है। तो एक काफिर ने मुझे हराया है और ये अकबर का दायित्व बनता है कि जो विधवा रानी है उसके राज्य पर कब्जा किया जाए। तो इसी बात के लिए जो उसके दरबार में वो अपने संधि का प्रस्ताव लेकर रानी के पास भेजता है और सभी जानते हैं कि उस संधि के प्रस्ताव को रानी ठुकरा देती हैं और रानी उसके विपरीत अकबर को प्रस्ताव देते हैं कि अगर आप स्वयं मुझसे युद्ध करने आएंगे तब तो मैं संधि कर सकती हूँ। एक राजा की रानी के साथ संधि की बात है, लेकिन आपको मुझसे मेरे साथ प्रत्यक्ष युद्ध करना होगा। आप जो भी शस्त्र चुने, जो भी क्षेत्र चुने, आप मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं और अगर आप मुझे उस युद्ध में हरा देते हैं तो बिना किसी जनहानि के मैं अपने आपके लिए जो भी संधियां की, जो आपकी शर्तें होंगी उसे स्वीकार करूंगी। लेकिन अकबर उस वक्त जो कि एक युवा रहा होगा, उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि शस्त्र युद्ध में वो रानी से प्रत्यक्ष युद्ध कर पाए। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसफ खां जो है वो सेना लेकर आता है और उस सेना का रानी दुर्गावती के साथ युद्ध होता है। और आप सभी जानते हैं कि 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती का आत्मोत्सर्ग होता है और इतिहास में पहली बार मुगल सेना को 3 बार हराने का जो इतिहास है वो किसी और के पास नहीं है। सबसे पहले किसी अकबर की मुगल सेना को रानी दुर्गावती 3 बार हराती हैं, ये बात स्पष्ट होती है। मैं उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं रानी दुर्गावती के जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, राज लेने के बाद भी लगभग 1.5 वर्ष तक अकबर को यह समझ में नहीं आता है क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है वनों से हुआ था, वनों से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था। और आप सोचिए कि जिस राज्य का नाम ही वन हो, गौण वन हो, उस क्षेत्र में तो पूरा वन ही वन होगा। तो उस वन से अकबर को लगभग 1-1.5 साल तक भी कोई विशेष वो नहीं मिलता है। और जो आसफ खां है वो 8000 हाथी जो हैं वो रानी दुर्गावती के जो हैं हाथी उसको मिल जाते हैं और अकूत संपत्ति वो ही कब्जा कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि उस पे ऊपर भी हमला होता है और वो लगभग 8000 में से 6000 हाथी जो भाग जाते हैं उनका वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उनको वश में नहीं कर पाता और बचे हुए मात्र 2000 हाथी जो हैं वो अकबर को देता है। ऐसी जो अकबर के मुजफ्फर खान जो हैं, जिन्होंने आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि 17 सितंबर 1565 को जो है वहाँ पे अकबर जो है वो निर्णय करता है कि वो अपने मातहत किसी मुस्लिम के तहत इस राज्य पे अब शासन नहीं चला सकता है। इसीलिए वो जो उनके देवर थे महाराजा चंद्रशाही जो कि चंद्रपुर में शासन कर रहे थे, उनको संधि का प्रस्ताव करता है और कहता है कि आपके जो 52 गढ़ हैं उन 52 गढ़ों में से मुझे केवल मालवा से लगे हुए 10 गढ़ दे दें और बाकी जो गढ़ हैं, जो आपके 42 गढ़ हैं, उन पे आप शासन करते रहें और मुझे आप जब भी मैं चाहूं तो मुझे सेना और हाथियों की जो खेप है आप वो मुझे देते रहें। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अकबर जीतने के बाद भी अकबर गढ़ा कटंगा राज्य पर स्वयं शासन नहीं कर पाया और आगे जाकर हम देखते हैं कि उसकी गौड़वाना राजवंश से एक राजकीय संधियां रही हैं और एक तरह से उसने कभी दोबारा फिर इस गौड़वाना राजवंश पर हमला नहीं किया और एक तरह से गौड़वाना राजवंश स्वतंत्र ही रहा है अगर देखा जाए। बाद में जाकर जो हृदयशाही थे उन्होंने एक अपनी राजधानी को सुदृढ़ किया और चूंकि नर्मदा में बाढ़ आती रहती थी इसलिए उन्हें नर्मदा से दूर एक नई राजधानी का निर्माण किया और जिसका नाम उन्होंने रामनगर रखा। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि संग्राम शाही, राजा संग्राम शाही जो शिव के परम भक्त थे, उन्होंने अपने जो शादी
जो राजमाता रानी दुर्गावती से कराई। उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम वीर नारायण रखा, और हृदय शाही ने जो अपनी राजधानी, नई राजधानी बनाई, उसका नाम उन्होंने रामनगर रखा। और आप देख सकते हैं कि पूरे शासन कालों में न जाने असंख्य शिव मंदिरों का निर्माण गोंडवाना शासन काल में रहा है। आज अगर आप भी सिंगौड़गढ़ जाएं तो आज भी आपको 15वीं सदी के, 11वीं सदी के, 12वीं सदी के शिव मंदिरों का एक कह सकते हैं कि पूरा आज भी आपको अवशेष मिल जाएंगे। तो जो बाद का काल है, उस काल में हम यह कह सकते हैं कि जो गोंडवाना साम्राज्य था, हालांकि उनकी मुगलों से संधियां थीं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से मुगल जो शासन व्यवस्था है उसको गोंडवाना काल में हावी नहीं होने दिया। और जो राजधर्म है वो वास्तव में एक तरह से शिव संप्रदाय का ही रहा और किसी भी मुगल संप्रदाय को किसी भी मंदिर को तोड़ने की अनुमति गोंडवाना शासन काल में नहीं मिली। तो ये एक व्यवस्था है जो राजमाता रानी दुर्गावती के बाद चलती रही, और इस बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1857 में राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह, इनका जो बलिदान अंग्रेजों के साथ हुआ, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये पूरा एक बलिदान की परंपरा जो है गोंडवाना राजवंश में रही है। तो ये जो एक पहला हिस्सा था जिसमें कि उनके जीवन चरित्र की हमने बातें की। अब हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे कि उनका जो बलिदान है उसकी आज के परिदृश्य में, आज 500 वर्षों बाद भी हम क्यों उनकी चर्चा कर रहे हैं और कितना प्रासंगिक है उनका बलिदान हमारे आज के राष्ट्रबोध के लिए, हमारे आज के इतिहास बोध के लिए कितना जरूरी है राजमाता रानी दुर्गावती के चरित्र का स्मरण करना, उस बात के बारे में हम दूसरे हिस्से में अपनी चर्चा करेंगे। तो जो हमारा दूसरा विषय है कि आज के दौर में जो राजमाता रानी दुर्गावती की प्रासंगिकता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरह से जो एक शासन काल रहा मुगलों का और उसके बाद जो अंग्रेजों का शासन काल है, उस शासन काल में इतिहासकारों ने और एक तरह से प्रशासन ने तो पूरी तरह से रानी दुर्गावती को भुला दिया था, लेकिन जो समाज है उस समाज ने रानी दुर्गावती को नहीं भुलाया। और आज भी अगर आप देखें जो पूरे महाकौशल क्षेत्र है, चाहे वो गोंडवाना क्षेत्र है, उसमें राजमाता को देवी के रूप में पूजा जाता है। आज भी जो गीत हैं, युद्ध गीत हैं, आज भी गाए जाते हैं जिसमें पूरा राजमाता ने किस तरह अकबर की सेना से लोहा लिया उस बारे में देवगीत हैं। आपको आगे कभी और इन युद्ध गीतों से कभी आपका परिचय कराऊंगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो उसके बाद जो अंग्रेजी शासन काल रहा है उसमें चाहे जो कैप्टन स्लीमन रहे हों, चाहे विल्सन स्मिथ रहे हों, जो भी यहाँ पर एक तरह से प्रशासक के तौर पर आए, और जब उन्होंने राजमाता के जीवन के बारे में जब उन्हें पता चला तो ये बात जानकर स्तब्ध रह गए कि पूरी दुनिया में इस तरह से 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी की इतनी बड़ी एक साम्राज्य रही है जिन्होंने इतनी बड़ी सेना से खुद लोहा लिया। तो बाद में परिवर्ती जो भी लेखक रहे हैं उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, अंग्रेज लेखकों ने भी काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो न्यायोचित जो राजमाता को दर्जा मिलना चाहिए था वो किसी ना किसी तरह से वामपंथी इतिहासकारों ने, जो कि अकबर को एक बहुत महान बताना चाहते थे और जो एक तरह से विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करके जिन्होंने इतिहास लिखा, जो पहले हमारे भारत के शिक्षा मंत्री थे, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अकबर के बारे में महिमा मंडन करके हमारे पाठ्यक्रमों में उसको घुसाया, जबरदस्ती घुसाया। तो जब आप अकबर को महान बताते हैं तो राजमाता रानी दुर्गावती के जीवन को आप कहीं ना कहीं उनके चरित्र को सही न्याय नहीं देते हैं। लेकिन समाज जो है वो तो केवल आज भी 500 वर्षों बाद भी राजमाता को पूज रहा है, और इसका प्रमाण ये है कि जबलपुर के चप्पे चप्पे पे राजमाता को याद करने वाली जो स्मारक हैं वो हैं। पूरे महाकौशल में, पूरे गोंडवाना में राजमाता को उनकी असंख्य प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और इसका हम ये प्रमाण ये मान सकते हैं कि जो भंवरताल एक जो क्षेत्र है जबलपुर का, उसमें एक बहुत बड़ी, लगभग हम बोल सकते हैं कि 25-30 फीट की एक प्रतिमा है जिसमें गज आरोहित राजमाता की प्रतिमा का वहां पे स्थापना की गई है। इसके साथ ही समाधि के ऊपर राजमाता की एक प्रतिमा है, और ऐसी असंख्य प्रतिमाएं हैं जहां जहां पर राजमाता की कीर्ति पहुंची वहां पर वो प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। ये प्रतिमाएं याद दिलाती हैं कि एक बहुत बड़ी मुगल सेना के सामने भी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने राजधर्म के लिए, राष्ट्रबोध की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए राजमाता ने बलिदान को सर्वोपरि रखा।
ये बात एक बहुत जरूरी है और आज ये प्रासंगिक भी है। एक जो दूसरी बात बड़ी कष्टदायी आज मैं इस बात को जो पा रहा हूँ वो ये है कि एक तरह से विभाजन का एक षड्यंत्र चल रहा है जो हमारे नागवंशी क्षत्रिय समाज रहा है, जिसने बहुत बड़ी समय तक इस क्षेत्र में राज किया। यूं कहें कि आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग जिसने राज किया है, उनके जो अब कहीं ना कहीं ये कहें कि जो आज उस इतिहास को भूलकर कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, चाहे वो किसी भी लालच में हो, चाहे वो राजनीतिक लालच हो या कोई और लालच हो, उस लालच में विदेशी जो एक षड्यंत्र चल रहा है उसका हिस्सा हो रहे हैं। और ये वो अपने मन गढ़ंत लेखों के माध्यम से या उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि जो गोंडवाना का जो शासन रहा है वो एक तरह से किसी अलग धर्म को मानने वाला शासन था। मैं नहीं जानता उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, एक राज परिवार का सदस्य होने के नाते, और चूंकि मेरी माँ और मेरा परिवार आज भी सिंगौड़गढ़ में हम वहां पर हैं, हमारे पास एक निरंतरता रही है उस सूचना की, उस सामग्री की, और उन एक पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी उस इतिहास को बताने की एक परंपरा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो नागवंशी क्षत्रिय जो गोंडवाना का राजवंश था वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से धर्म की रक्षा वाला राजवंश था और सनातन परंपराओं को मानने वाला राजवंश था। तो आज जो एक षड्यंत्र चल रहा है, एक तरह का अलग कोड की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम अलग देश की भी मांग कर रहे हैं कुछ लोग। मैं समझता हूं कि ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो कहीं ना कहीं से हम जिनको बोल सकते हैं कि ये गोंडवाना के शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला हैं, एक तरह से बोला जाए तो। हमें इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। हमें राजमाता रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह जो कि काली के परम भक्त थे और उन्होंने जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन्होंने जो धर्म के लिए बलिदान दिया और उनका जो राष्ट्रबोध था, उनका जो धर्म बोध था, उस धर्म बोध और राष्ट्र बोध को ही हमें अपना इतिहास बोध बनाना है और उनके योगदानों को पूरी तरह से हम याद करें। तो ये 5 अक्टूबर का जो दिन है, राजमाता का जन्मदिन है, वो एक तरह से हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में और उस वक्त उन्होंने किसके विरुद्ध अपना बलिदान दिया, उन मुगलों के साथ आज जो कुछ वर्ग जुड़कर जो जय भीम और जय मीम का जो एक तरह से विमर्श खड़ा कर रहा है, उनसे मैं सचेत करने के लिए आपको सचेत करना चाहता हूं कि जिन्होंने राजमाता को मारा और जिनके साथ हमारे संघर्ष रहे, जिन्होंने हमारी बहुत जनहानि की, हमारे समाज की हानि की, हमारी संस्कृति की हानि की, उनके साथ हम किस तरह आज एक मंच पर साझा होकर किस तरह से रणनीति बना रहे मुझे समझ नहीं आती। उसके साथ ही जिन्होंने राजा शंकर शाह को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया और जिन्होंने उनके मतांतरण नहीं होने के कारण उनको इतनी बड़ी सजा दी, उनके साथ मिलकर हम कैसे एक अलग कोड की मांग कर सकते हैं और कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम सनातन परंपराओं को मानने वाले नहीं थे। ये जो षड्यंत्र है, मैं समझता हूँ इस षड्यंत्र से हमें बचना चाहिए। इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हम कहें कि जहर चाहे कम मात्रा का भी हो, जहर जहर है और हमारे शरीर को खोखला तो करता ही है। तो आज अगर हम मौन इनकी स्वीकृति दे देंगे, इनकी जो विखंडनकारी नीतियां हैं, चाहे वो एक धर्म कोड के माध्यम से हो, चाहे विदेशी षड्यंत्र के साथ जुड़ने के माध्यम से हो, जब तक हम इस जहर का प्रतिकार नहीं करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, खुले मंचों से इनका प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक इनको एक मौन स्वीकृति मिलती रहेगी और कहीं ना कहीं ये गलत इतिहास हमारे गोंडवाना समाज को और मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के जितने भी समाज हैं उनके साथ हमें तोड़ने का जो एक षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं सफल तो नहीं होंगे, परंतु हमारे संस्कृति को, हमारे क्षेत्र को हानि जरूर होगी। तो आज राजमाता का जो जन्म दिवस के दिन हम जो उनका स्मरण कर रहे हैं या उनके जन्म दिवस के निमित्त जो हम आज उनका स्मरण कर रहे हैं, मैं आप सभी से, जो भी एक राष्ट्र भाव के साथ, राष्ट्र भावना के साथ जो देश के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो राजमाता का जो संदेश है धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो आप सभी के द्वारा समाज के कोने कोने तक पहुंचे और जितना संभव हो। आज एक विश्वविद्यालय उनके नाम से है, असंख्य स्मारक उनके नाम से हैं, परंतु अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति हम पहुंचाना चाहते हैं
तो मैं समझता हूं कि जो जबलपुर का हवाई अड्डा है, अगर उस हवाई अड्डे का नाम राजमाता रानी दुर्गावती के नाम से होगा तो दुनिया भर में जितने भी हवाई अड्डे हैं, चूंकि भारत में अकबर के नाम से तो कोई हवाई अड्डा नहीं है, ये बताता है कि पाकिस्तान में भी अकबर के नाम से हवाई अड्डा नहीं है, तो ये बताएगा कि समाज में रानी दुर्गावती की जो स्वीकारोक्ति है वो कितनी बड़ी थी। तो विश्व संवाद केंद्र इंदौर के माध्यम से, जनजाति विकास मंच के माध्यम से राजमाता रानी दुर्गावती की कीर्ति समाज के हर कोने, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के साथ और जो कुछ मांगे हैं कि जो जबलपुर का हवाई अड्डा है उसका नाम भी राजमाता रानी दुर्गावती के नाम से हो, ताकि विश्व के प्रत्येक डेटाबेस में उनके नाम पहुंचे और लोगों की उत्सुकता बढ़े कि किस लिए राजमाता रानी दुर्गावती का जो जीवन है, उनका जो बलिदान है, इतना महत्वपूर्ण है। आपने मुझे इस अवसर पर सुना, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। मैं पुनः जनजाति विकास मंच और विश्व संवाद केंद्र का आभार प्रस्तुत करता हूँ। इस बीच में जो कुछ त्रुटियां हुई हों उनके लिए भूल चूक माफ़ करें, और आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं मदन जी वास्केल जी से निवेदन करता हूँ कि आज आप कार्यक्रम का आभार प्रकट करें। आप पीजी कॉलेज महू में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं और आप जूलॉजी में पीएचडी भी हैं। आज के इस वेबिनार में गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती जन्म उत्सव के अवसर पर मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस कार्यक्रम को साकार किया, सफल किया, एवं इसके साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद जी गामड़ जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस उम्र में भी आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वीर रस से भरपूर स्वरचित कविता गाने वाली कुमारी चेतना का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही विश्व संवाद केंद्र मालवा जो इस कार्यक्रम को हम जन जन तक पहुँचाने वाले, इसका भी मैं बहुत बहुत जनजाति विकास मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी श्रोतागण का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।